यानी ईवीएम की प्री डेटा लोडिंग, ये 10% ईवीएम में प्री डेटा लोड कर चुके हैं। आम आदमी की जिम्मेदारी है कि वो ईवीएम के स्ट्रांग रूम की रखवाली करें, चाहे जितने लोग हों मारे जाएं, लेकिन चुनाव जीतना चाहिए। ये कुछ भी कर सकते हैं, वहां अपने आदमियों को भेजकर दंगा करवा सकते हैं, लाठी डंडे चलवा सकते हैं, गोलियां चलवा सकते हैं। 10% से इनका पेट नहीं भरा है, ये और गड़बड़ी करना चाहते हैं, उसके लिए ये ईवीएम पर हमला करेंगे। नंबर 1 दुश्मन अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कोई है भारत में आज के दिन में, तो योगी आदित्यनाथ है। चाहे तो 4 रखेल रख सकता है। ये रखेल रखने वाली जरूरत किसको है? यही चड्डी गैंग और यही काली टोपी लाल रुमाल वालों को। अब अमेरिका चीन का साथ देगा और चीन भारत पर चढ़ाई कर देगा, और यही डर, आप इस बात को समझिए, आपको याद होगा आज भी चीन हिमाकत करके भारत के कुछ हिस्से पर बैठा हुआ गांव बना रहा है, रेल बना रहा है, क्या क्या बना रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी उस पर बात ही नहीं करते। मतलब एक दोस्ती तोड़कर दूसरे के तलवे चाटने का काम जो नरेंद्र मोदी किए, वही काम ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन ने किया। के बीच का तनाव भारत पर युद्ध थोप देगा और भारत पर चढ़ाई करने वाला होगा चीन, और चीन और भारत में जब युद्ध होगा तो क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप इंसान हैं, आपके पास दिमाग है, गोबर नहीं भरा है, 400 लाख करोड़ जो विदेशों में पैसा था उसको अंडरग्राउंड करके 50-50 करके उनके ही नामों पे ट्रांसफर करके अंडरग्राउंड तरीके से भारत लाया जा रहा है। लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई है, चुनाव ये खत्म हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, देश गुलामी की कगार पे है। कि ये ईवीएम की गड़बड़ी करने के लिए एग्जिट पोल को अपने पक्ष में दिखाने के लिए कहेंगे, वो हो रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बात क्या है? बात यह है कि जो भी पार्टी चुनाव लड़ी है, जिस पार्टी ने भी मेहनत किया है चुनाव में, अब उनसे अनुरोध यह है कि वो जितनी ताकत चुनाव में लगाए थे, चुनाव लड़ने में लगाए, वो उतनी ताकत चुनाव जहां ईवीएम रखा हुआ है, अभी आज 7 तारीख है, 8, 9, 10 को रिजल्ट आएगा, तो 2 दिनों तक कम से कम हर स्ट्रांग रूम के पास जो भी पार्टी ये सोचती है कि मैं जीत रहा हूं या मैं जीत सकता हूं, उसे कम से कम 100 से 150, 200, 100, 200 आदमी चारों तरफ घेर के बैठे रहे। आपको मैंने पहले भी बताया है इस बात को कि ये चुनाव की गड़बड़ी यानी ईवीएम की प्री डेटा लोडिंग, ये 10% ईवीएम में प्री डेटा लोड कर चुके हैं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में सरकार नहीं बना पाएगी। आप बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं मनमोहन मिश्रा, जैसा कि आप हमेशा जानते हैं, आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि इसे आप अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर लें, और जिससे कि लोग आपकी टाइमलाइन से शेयर करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। सिर्फ उस पार्टी की नहीं जो चुनाव में इतनी मेहनत करके चुनाव लड़ा है, उस पार्टी की नहीं, हमारी आपकी कार्यकर्ताओं की, आम आदमी की जिम्मेदारी है कि वो ईवीएम के स्ट्रांग रूम की रखवाली करें। 10% इन्होंने प्री डेटा लोडिंग की है, यानी 10% डेटा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी ईवीएम में लोड करके तब उसे चुनाव के लिए भेजा गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी पता चल चुका है कि उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सभी 5 राज्यों में हार रही है, कहीं भी उसकी सरकार नहीं बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी इतने जल्दी हार नहीं मानती।
जो पार्टी दंगे कराकर चुनाव जीतती है, जो पार्टी सैनिकों को मरवाकर चुनाव जीतती है, जो पार्टी अपने लोगों को मरवाकर चुनाव जीतती है, जिस पार्टी का सगल हो कि चाहे जितने लोग हों मारे जाएं, लेकिन चुनाव जीतना चाहिए। आपने देखा और अभी इन्होंने यही किया। आप देख रहे हैं यूक्रेन में हमारे भाई, बच्चे, बेटे जो पढ़ने गए थे वो मारे जा रहे हैं, मौत के मुंह में फंसे हुए हैं, मर भी रहे हैं। उसके बाद भी चुनाव ये बड़ी गंभीरता से लड़ा, लेकिन इनके लिए जीत और सरकार बनानी प्रमुख है। यह भी आप जानते हैं मेरे दोस्त कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनी तो नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भी नहीं बन पाएंगे या नहीं बनेंगे, यह आप याद रखिएगा। उनका, भारतीय जनता पार्टी का की सरकार उत्तर प्रदेश में बननी जरूरी है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो पहला काम, हम जैसे, आप जैसे सभी लोगों को, या जो भी पार्टियां चुनाव लड़ी हैं, उन सभी लोगों को स्ट्रांग रूम की रखवाली ऐसे करनी है जैसे इस देश की रखवाली बाद में करनी है। वो स्ट्रांग रूम नहीं है। मैंने बताया कि 10% प्री डेटा लोडिंग के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सभी 5 राज्यों में चुनाव हार रही है। इसके लिए वो किसी भी हद तक कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो अब उनको, क्योंकि प्री डेटा लोडिंग 10% किया है, उससे इनका काम बनता नहीं दिख रहा है। ये अपना इंटरनल सर्वे करवाते रहते हैं। इनकी पार्टी और आरएसएस खुद हर बूथ पर जाकर, चुनाव मैदान में जाकर भेष बदल करके ये सर्वे करवाते हैं, अपना पर्सनल सर्वे करवाते हैं। उसमें इन्हें पता चल चुका है कि ये बुरी तरह हार रहे हैं। इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। स्ट्रांग रूम में ईवीएम पर हमला बोलने के लिए, ईवीएम बदलने के लिए, ईवीएम में गोलमाल करने के लिए, यानी 10% के बाद भी, अभी भी ये नहीं जीत रहे हैं, उसके बाद ये क्या करेंगे? ये कुछ भी कर सकते हैं। वहां अपने आदमियों को भेजकर दंगा करवा सकते हैं, लाठी डंडे चलवा सकते हैं, गोलियां चलवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस को आगे बढ़ा करके लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहली जिम्मेदारी हर राष्ट्रभक्त का यह है और हर पार्टी का यह है कि वो स्ट्रांग रूम की रखवाली ऐसे करे जैसे वो देश पर सीमा की रखवाली करता है। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, आपको मैंने बताया था ये जो इनका जो ओवरऑल सर्वे आया, ओवरऑल सर्वे में ये हर जगह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का बहुमत दे चुके हैं। और आप जानते हैं ये कौन है? ये गोदी मीडिया है, जो इनके लिए चुनाव प्रचार किए हैं, जो इनके लिए सारी सीमाएं पार कर गए हैं, जो इनके लिए सब कुछ कर चुके हैं। आपने देखा न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब भरा पड़ा था भारतीय जनता पार्टी के प्रचार से। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नाम नहीं ले रहे थे ये गोदी मीडिया। तो वो जब सर्वे लेकर आएंगे तो वो सर्वे में डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। मतलब आज से जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट पहले से भी मुझे पता था। मैंने कल भी ये बात कही थी कि गोदी मीडिया क्या दिखाएगी। आज मैंने टैगलाइन डाला था, जब तब रिजल्ट नहीं आया था, ये लोग रिजल्ट नहीं, मतलब ये ओपिनियन पोल्स नहीं आया था, तब भी मैंने यही डाला है कि गोदी मीडिया के ओपिनियन पोल का पोल खोल हम आपके सामने रखेंगे। तो पोल यही है मेरे दोस्त, ये ईवीएम में और गड़बड़ी, मतलब 10% से इनका पेट नहीं भरा है, ये और गड़बड़ी करना चाहते हैं, उसके लिए ये ईवीएम पर हमला करेंगे।
तो देश की रक्षा करने जैसा, सीमा पर बॉर्डर पे जैसे भारतीय सैनिक खड़े रहते हैं देश की रक्षा करने के लिए, वैसे आप सभी लोग खड़े हो जाइए, मैदान पकड़ लीजिए ईवीएम की रक्षा करने के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनी, जीतने के बाद भी नहीं बनेगी वो अलग बात है, वो अलग से कभी मैं बताऊंगा, सरकार तो नहीं बननी है। और मैंने अब तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि मैंने आज अपने पोस्ट पे मैंने डाला है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 300 प्लस जीत चुकी है और वो सरकार बनाएगी। अब उसमें ये कितनी गड़बड़ी कर सकते हैं, कितना धमाल मचा सकते हैं, कितनी तोड़फोड़ कर सकते हैं, कितना, वो उतनी सीटें कम होंगी, लेकिन सरकार बनेगी सपा की, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और वैसे भी है, भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाए तो सरकार नहीं बननी है, क्योंकि ये योगी को सरकार बनाने नहीं देंगे और योगी बगावत करेंगे, सरकार पार्टी टूटेगी। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी कीमत पे इनकी सरकार बननी नहीं है। मैंने कहा है, मैंने अपने ओपिनियंस में कहा है, मेरी ओपिनियन यही है कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में किसी भी जगह सरकार नहीं बनाएगी। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनाएगी 300 प्लस। पंजाब में 117 सीटों में से 80 प्लस कांग्रेस को मिलेगा, 80 प्लस, और कांग्रेस पंजाब में सरकार बनाएगी। कांग्रेस पंजाब में सरकार बनाएगी, कांग्रेस गोवा में सरकार बनाएगी, कांग्रेस मणिपुर में भी सरकार बनाएगी। इतनी, मतलब 10% प्री डेटा लोडिंग के बाद, इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह खरीदने के बाद, इनके चुनाव प्रचार में इनके एलाइज ईडी, सीबीआई और प्रशासन के होने के बाद भी, सारे हथकंडे के बाद भी उत्तर प्रदेश में सपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए 300 प्लस। उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में और मणिपुर, 4 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाएगी। यह मेरा ओपिनियन पोल है, और ये जो पोल दिखा रहे हैं उसी के आधार पे मैं कह रहा हूं। दोस्तों, आप याद कीजिए कि इनके टारगेट पे, इससे पहले वाले चुनाव में जब वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ था, तो इनके टारगेट पे मात्र वेस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल में इंडिया टीवी और जैसे न जाने कितने ओपिनियंस पोल्स वाले तो पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी बना दिए थे वेस्ट बंगाल में, और कितनी बुरी तरह से ये हारे थे आपको याद होगा। कहने का अर्थ यह है कि तब भी मैं यही कहा था लोगों से कि और अभी भी 15% प्री डेटा लोडिंग किया गया था, 15% प्री डेटा लोडिंग किया गया था वेस्ट बंगाल के चुनाव में। और उत्तर प्रदेश में, हालांकि उत्तर प्रदेश और इस चुनाव में, वेस्ट बंगाल और 5 राज्यों के चुनाव में उस समय, लेकिन इस समय इनको कॉन्फिडेंट था कि ये जीत जाएंगे, इसके लिए इन्होंने 10% प्री डेटा लोड किए हैं, 10% इसी से मिल करके, इलेक्शन कमीशन से मिल करके 10% प्री डेटा लोड करने के बाद भी इनकी हालत पतली है और ये कहीं जीत नहीं रहे हैं। 5 राज्यों में इनकी सरकार नहीं बन रही है। लेकिन अब यह है कि कितनी डकैती कर सकते हैं, कितनी धांधली कर सकते हैं, कितनी गुंडागर्दी कर सकते हैं,
कितनी सीट ये जबरदस्ती ले सकते हैं। आपको याद होगा कि बिहार में कम से कम 30 सीटों पर 30 सीटों को जबरदस्ती इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया था। चुनाव डिक्लेयर करके चुनाव आयोग कह दिया जाइए आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और फिर बाद में अंदर से डिक्लेरेशन आता है कि भाई आप नहीं, दूसरी पार्टी वाले, मतलब ये जीत गए हैं। आपने देखा था, वहां उनकी सरकार थी। ये काम ये वेस्ट बंगाल में करते, लेकिन वेस्ट बंगाल में इनकी सरकार नहीं थी। इसके लिए ईवीएम में जो प्री डेटा लोड इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर किया वो तो कर लिया, लेकिन बाद में जब लगा कि ये उसके बाद भी हारेंगे, तब इन्होंने क्या कहते हैं उसको, पोस्ट डेटा लोडिंग नहीं कर पाए। पोल होने के बाद ये डेटा लोडिंग नहीं कर पाए, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं कर पाए, जिससे इसका अर्थ समझिए मेरे दोस्त कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस देश पर, इस देश की पार्टियों पर, या जो भी चुनाव मैदान में हैं, जो भी जिनको कॉन्फिडेंस है कि वो जीत रहे हैं, तो वो अब से लेकर के लगातार चुनाव के रिजल्ट आने तक स्ट्रांग रूम में पहरेदारी करें। 497 उठा लेने का मतलब यह हो गया मेरे दोस्त कि अब एक पुरुष शादी किया है, दूसरी शादी नहीं कर सकता, लेकिन चाहे तो 4 रखैल रख सकता है। यह रखैल रखने वाली जरूरत किसको है? यही चड्डी गैंग और यही काली टोपी लाल रुमाल वालों को। आप जानते हैं ये रणवे होते हैं। आप भी जानते हैं कि आरएसएस के ज्यादातर लोग रणवे हैं। तो ये उनकी जरूरत के लिए था, देश की जरूरत के लिए नहीं। यह भी संस्कृति को खत्म करने, संस्कृति को नष्ट करने जैसा कदम था। विदेश नीति इनकी ऐसी रही है। कल जो बातें आपको बतानी रुक गई थी, रोक दिए थे इन्होंने, क्योंकि बड़ी खतरनाक बातें थी। उसके लिए मैंने पहले भी कहा था, तो आज इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसे हर आदमी तक पहुंचाइए। चुनाव तब जीतेंगे, जीती हुई बाजी हारी जा सकती, हार जाएंगे अगर ये हर आदमी सैनिक बन करके स्ट्रांग रूम के बाहर नहीं पहरा देगा। तो विदेश नीति, आपने देखा कि हमारा दोस्त रशिया था, रशिया से इन्होंने दुश्मनी कर ली। रशिया हार करके चला गया चीन और पाकिस्तान से दोस्ती कर ली। जब इनको देखा कि ये तो 10-12 बार, मतलब हर दूसरे दिन ये अमेरिका में बैठे हैं और चीन में बैठे हैं, तो उसने चीन को से दोस्ती कर ली, पाकिस्तान से दोस्ती कर ली, अमेरिका से उसकी पारंपरिक दुश्मनी है। मेरे दोस्त, भारत से दूरी बना ली। अब उसका परिणाम क्या होगा? भारत अगले युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। भारत पर यूक्रेन की तरह युद्ध थोपा जाएगा। युद्ध भारत में भी होगा। जानते हैं कैसे? मेरे दोस्त, अमेरिका और चीन ने समझौता करके, एक समझौता हुआ, उनके देशों के पूंजीपतियों ने एक समझौता किया कि चीन प्रोडक्शन करेगा, अमेरिका उसको बेचेगा। आज भारत में सारा सामान चीन से आता है, लेकिन उसकी इनवाइसिंग जो होती है, उसकी बिलिंग जो होती है, वो अमेरिका करता है। यानी प्रोडक्शन चीन करेगा, उत्पादन की कमाई खाएगा, मतलब बना करके सामान बनाएगा सामान, उसका फायदा उसको मिलेगा, और उसी सामान को खरीदकर अमेरिका भारत में बेचेगा तो कमीशन उसको मिलेगा। यानी यही चीन और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है। जब भी चीन और अमेरिका के बीच तनाव होगा, अमेरिका चीन का साथ देगा और चीन भारत पर चढ़ाई कर देगा। और यही डर, आप इस बात को समझिए, ये बड़े बड़े पंडित जो विदेश नीति की बात करते हैं, उनको भी ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि जिस दिन अमेरिका और चीन में ये संबंध टूटेगा, जब चीन डायरेक्ट अपना माल भारत भेजना शुरू करेगा, तो अमेरिका दखलंदाजी करेगा। और जब अमेरिका सीधे भारत को अपने प्रोडक्शन को डालने की कोशिश करेगा, तब चीन भारत पर हमला कर देगा। आप जानते हैं, चीन
हमारी जमीनें हड़प कर बैठा है, गांव बनाकर बैठा है, गांव बसाकर बैठा है, लेकिन गलवान घाटी की घटना से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी ने चीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको याद होगा, आज भी चीन हिमाकत करके भारत के कुछ हिस्से पर बैठा हुआ है, गांव बना रहा है, रेल बना रहा है, क्या क्या बना रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी उस पर बात ही नहीं करते। अब जानते हैं क्यों नहीं करते? क्योंकि चीन मोदी की मजबूरी है। इनके गुजराती भाइयों ने न जाने कितने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान और चीन में कर रखा है। ये बिजनेस एलाइज हैं और बिजनेस पार्टनर हैं। चीन एक तरह से इनडायरेक्टली भारत के बाजार पर कब्जा कर चुका है, चाहे वो माल चीन डायरेक्ट दे, चाहे वो माल अमेरिका के द्वारा भारत में आए। यानी भारत को नरेंद्र मोदी चीन के हाथों, अमेरिका के हाथों बेच चुके हैं, और यही तकलीफ रूस को था। और इसीलिए रूस ने दोस्ती तोड़ी। आपको मालूम होगा 1971 के वार में अमेरिका सीधे भारत पर हमला करने आ रहा था, और कर भी देता। और सोचिए, जब अमेरिका हमला करता तब भारत की क्या हालत होती, अंदाजा लगाइए। लेकिन उस हमले को रोका रशिया ने। रशिया बीच में अपना बेड़ा खड़ा कर दिया और ताल ठोक कर खड़ा हो गया कि मैं भारत के साथ लड़ूंगा। जो भारत का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है, जो भारत का दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है। इतना ताल ठोक कर बोलने वाले रशिया को नरेंद्र मोदी ने साइड लगा दिया। और आज यूक्रेन पर गोदी मीडिया मजाक उड़ा रही है यूक्रेन का, लेकिन यूक्रेन पर में युद्ध क्यों हो रहा है इसका अगर किसी गोदी मीडिया वाले से पूछो तो नहीं बता पाएगा। यूक्रेन में सिर्फ इसलिए युद्ध हो रहा है कि वहां ज़ेलेंस्की जैसा एक जोकर कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन बैठा है, सत्ता संभाला है। और ऐसे जोकर को अपने बस में करना अमेरिका जैसी शक्तियों के लिए बाएं हाथ का खेल है। अमेरिका जैसे देशों, पश्चिमी देशों ने उसे उठा करके, मतलब क्या कहते हैं, बढ़ावा देकर, नहीं तुम तो लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये है वो है, हम तुम्हें शस्त्र देंगे, तुम्हारे साथ लड़ेंगे, तुम नाटो के एलाइज बन जाओ। यही तकलीफ था जिसके लिए रशिया चढ़ाई किया। मतलब जो मूर्खता नरेंद्र मोदी करते आ रहे हैं इतने दिनों से, वही मूर्खता, मतलब एक दोस्ती तोड़कर दूसरे के तलवे चाटने का काम जो नरेंद्र मोदी किए, वही काम ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन ने किया। यूक्रेन वो रशिया का वो एक समय सोवियत रूस का हिस्सा था, लेकिन जब अलग भी हुआ तो यूक्रेन ने रशिया पर सबसे ज्यादा विश्वास जताया था। यहां तक कि अपनी न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर हथियार सब रशिया को दे दिया था, इतना विश्वास था दोनों में। और रशिया ने कभी यूक्रेन के साथ कोई अन्याय, कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन एक जोकर के राष्ट्राध्यक्ष बनने के बाद, नरेंद्र मोदी जैसे जोकर के ज़ेलेंस्की के आने के बाद, वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन था, आप अपने वाले को देखते हो कितना बड़ी कॉमेडी करता है, तो उस कॉमेडियन के नाते, उस कॉमेडियन की नीतियों के चलते आज यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, वहां सब कुछ खत्म हो रहा है। अगले 100-200 साल में भी यूक्रेन खड़ा नहीं हो पाएगा। रशिया चाहेगा तो भी उसको खड़ा नहीं कर पाएगा। मात्र एक देश की कूटनीति ने, एक देश के जोकर राष्ट्राध्यक्ष ने एक देश को जला डाला, बर्बाद कर डाला। अगर दो शब्दों में कहा जाए तो यूक्रेन को बर्बाद करने का बीड़ा अगर किसी को दिया जा सकता है, श्रेय किसी को दिया जा सकता है, माला अगर किसी को पहनाया जा सकता है, तो वो है एक जोकर ज़ेलेंस्की को। और
उसकी वो लालसा जो नरेंद्र मोदी की होती है, मैं यूएनओ में जाएंगे, हम नाटो के सदस्य बनेंगे, हम ये करेंगे, हम हमारी इसी के नाते यही वो भी किया। और आज जब युद्ध शुरू हो गया तो जितने उसको उठाकर चढ़ाकर युद्ध के मैदान तक भेज दिया, वो मैदान छोड़कर भाग गए। कोई यूक्रेन के साथ आज खड़ा होकर युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। यही बात भारत के साथ होगा, क्योंकि आपके वाला भी वही जोकर है, आपके वाला भी वही गलती कर रहा है। अपने रिलायंस दोस्त को छोड़ करके अमेरिका और चीन जैसे पूंजीवादी देशों के तलवे चाटने गया। आपने देखा, जिस चीन को लाल आंखें दिखाने की बात जब कांग्रेस सरकार थी तो किया करते थे, जबकि वो बड़ी महीनी से देश चला रहे थे बैलेंस बना करके, लेकिन उसी जिसको आंख दिखाने की बात करते थे वहां न जाने कितनी बार साष्टांग दंडवत, नगाड़ा बजाना, भोपू बजाना और फैंसी ड्रेस पहनना, पता नहीं क्या क्या करके आए, आप देख चुके हैं। अमेरिका में अमेरिका हमको वीजा नहीं देता, हम हिंदूवादी हैं, ये है वो है। अमेरिका के तो ये, अगर अडानी अंबानी के पीछे कोई खड़ा है तो अमेरिका चीन, यानी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है किसी ने तो अमेरिका और चीन ने। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी अपनी कीमत चुका रहे हैं, उसकी दरवानी की कीमत चुका रहे हैं, देश बेच रहे हैं अमेरिका और चीन को। भारत के प्रोडक्शन को आज भारत में कुछ नहीं बनता है तो जाके देख लो, सब कुछ चीन में बनता है और अमेरिका उसे खरीदता है, अमेरिका खरीदकर इनवाइसिंग करता है और भारत में भेजता है। और भारत में आपके अडानी अंबानी उस पर रैपिंग करके, रेपर वगैरह लगा के, अपना लेबल लगाकर आपके घरों तक पहुंचाते हैं। यह हो रहा है। बात को समझ गए, बड़ी खतरनाक बात है। भारत जितनी तेजी से यूक्रेन अपनी गलतियों के कारण, जेलेंस्की जैसे जोकर के कारण यूक्रेन पर युद्ध थोपा गया, यूक्रेन पर युद्ध थोपा गया, यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है, यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, उसी तरह भारत का होगा। अगर नरेंद्र मोदी आगे कुछ और दिनों तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पे रहे या देश के सत्ता पर रहे तो यही होने वाला है। नरेंद्र मोदी की अब एक बात बताइए, मर कौन रहा है? आम सैनिक मर रहे हैं वहां के, यूक्रेन के आम आदमी मर रहे हैं, उनका घर बर्बाद हो रहा है। लेकिन जेलेंस्की का क्या हो रहा है? एक दिन ऐसा भी आएगा जब जेलेंस्की किसी पतली गली से निकलकर अमेरिका में जाके बस जाएगा। जोकरों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, उनको प्रस्थान नहीं दो, उनको भेजो, बाहर निकालो। भारत में वही चल रहा है मेरे दोस्त। अगर देश के प्रति आप जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, देश को फिर से गुलाम होने से बचाना चाहते हैं, अमेरिका और चीन का गुलाम होने से बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जोकर को गुजरात भेजो। वरना अभी मैंने जो उदाहरण दिए वो सामने आएगा। मैंने कहा जिस दिन अमेरिका और चीन के हितों की टकराहट होगी, जिस दिन चीन डायरेक्ट बिलिंग करेगा और जिस दिन अमेरिका अपना सामान डायरेक्ट भेजेगा, उस दिन अमेरिका और चीन के बीच का तनाव भारत पर युद्ध थोप देगा और भारत पर चढ़ाई करने वाला होगा चीन। और चीन और भारत में जब युद्ध होगा तो क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह रही विदेश नीति। कूटनीति के बारे में मैंने बता ही दिया था आपको, कूटनीति और विदेश नीति दोनों के बारे में आपको बता दिया। जिस देश पर युद्ध थोपने की व्यवस्था, वीजा, मास्टर कार्ड, पेटीएम, वॉलमार्ट, चीन, अलीबाबा, अमेज़न, ये सारा कुछ भारत पे थोपा गया, जिसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले बुरा कहते थे। काली टोपी खाकी वाले और नरेंद्र मोदी दोनों।
आज भारत अमेरिका का एलाइज बन चुका है। अभी आपने देखा अमेरिका के पक्ष में जब वोट नहीं किया, रशिया के खिलाफ अमेरिका के पक्ष में जब वोट नहीं किया, तो अमेरिका ने क्या कहा? और आपको याद होगा कि छोटे से टैबलेट्स के लिए अमेरिका सीधे धमकी दे दिया था। भारत की यही औकात बनाकर रखी है। किसी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि भारत से इस तरह बात करे, लेकिन नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण, मैं मोदी का विरोधी नहीं हूं मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। आपको मैंने बताया था कि मोदी मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले शख्स नहीं हैं। वो तो शी जिनपिंग की तरह आजीवन राष्ट्रपति अपने आप को घोषित करने वाले हैं, कानून बनाकर, और अपने आप को राष्ट्रपति अभी बनाएंगे। ये सारी प्रक्रिया आप देखेंगे, और जब देखेंगे तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने देश के एक जोकर को समझने में गलती कर रहे हैं, तो देश को आप खतरे में डाल रहे हैं, और उसके जिम्मेदार आप होंगे। जिस तरह से आज यूक्रेन उजड़ रहा है, आप अलग नहीं हैं इस दुनिया से। जिस तरह से आज यूक्रेन उजड़ रहा है, जो एक महाशक्ति का एक हिस्सा था, जिस तरह से आज यूक्रेन उजड़ रहा है, उसी तरह से भारत उजड़ेगा। आपके घरों में लोग मरेंगे, हमारा देश तबाह होगा, बर्बाद होगा। और मैंने कहा, जैसे जेलेंस्की कुछ दिनों के बाद जब एकदम से खतरा पड़ जाएगा, तो किसी फ्लाइट में बैठेंगे, अमेरिका चले जाएंगे। मरना आम आदमी को पड़ता है। देश को गुलाम बनाने वाले जो थे, वो तब से लेकर जब तक अंग्रेज नहीं गए उनकी गोद में बैठे रहे। मरना किसको पड़ा? मजदूर को, किसान को। और उन्होंने लड़ाई लड़ी और तब भारत को आजाद कराया। जिस नफरत का बीज, जिस नफरत के जहर का इंजेक्शन लगाकर आपको आज गुलाम बनाने की प्रक्रिया जारी रखी जा रही है, उसी जहर के बीज का इंजेक्शन लगा करके भारत पर अंग्रेजों को लाया गया, बसाया गया, बढ़ाया गया। यही कहा गया उस समय, क्योंकि उस समय मुगल थे यहां, तो उस समय यही कहा गया कि हम मुसलमानों को टाइट कर देंगे। उस मुसलमानों को जो यहीं के हैं, अपने ही भाई हैं, अपना ही खून है। हाँ, धर्म बदल लिया, वो कुरान पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, इतना ही अंतर है। उनकी टाइटल देखिए, उनको देखिए, उन समझिए। आप आज अपनों से ही नफरत कर रहे हैं, और पता नहीं कितने दलाल इस काम में लगे गए हैं और लगे हुए हैं। तो मोदी मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाएंगे, भले ही इस देश को युद्ध की आग में झोंक देंगे, इस देश को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे, और सत्ता नहीं छोड़ने का एकमात्र, अपने संविधान में, अपने देश में एकमात्र रास्ता है। अगली बार वो चुनाव में नहीं खड़े हो सकते भारतीय जनता पार्टी के कानून के अनुसार। उस पार्टी, मान लीजिए कुछ दलाल नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग तो बोलेंगे कि भाई तू तो 70 साल 75 70 साल के बाद वालों को रिटायर करता है, मार्गदर्शक में डालता है, तू कैसे लड़ सकता है चुनाव? तो फिर ये वीटो पावर यूज करेगा, उनको निकालेगा जो आवाज उठाएंगे। और ये सारे ड्रामे ना हो, इसके लिए पहले से ही एक गेटवे बना रखा है नरेंद्र मोदी, अपने आप को राष्ट्रपति बना लेंगे। रामनाथ कोविंद के बाद नरेंद्र मोदी अपने आप को राष्ट्रपति डिक्लेयर कर लेंगे, फिर संसद में कानून बना करके सारा पावर जो है राष्ट्रपति के हाथ में ट्रांसफर कर देंगे। अपने अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे, और फाइनली क्या करेंगे? संसद में ही एक रेजोल्यूशन पास करके आजीवन नरेंद्र मोदी जब तक जिएंगे तब तक राष्ट्रपति रहेंगे, ये कानून पास करवा लेंगे। यानी चीन की स्टाइल में, शी जिनपिंग की तरह ये आजीवन। इनके अंदर जो गुण है ना, ये वही अंग्रेजों से, चाइनियों से, चीनियों से, और पता नहीं कहां कहां से आया, अमेरिका से आया है।
मैंने कहा है मेरे दोस्त, ही इज नॉट ए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही इज ए प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड कैपिटलिज्म। दुनिया के पूंजीपतियों द्वारा प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत पर थोपे गए हैं, प्लान करके पूरी तरह से, शुरू से, जब ये मुख्यमंत्री बने से थे तब से और अब तक। जागो मेरे भारतवासी, जागो, ये देश आपका भी है। आपके सामने एक प्रस्तुति दी जाती है कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान तीन बहुत बड़े माफिया हैं। ये तीन माफिया पूरे देश को बर्बाद कर दिया, देश को खत्म कर दिया, पूरे मतलब पता नहीं क्या क्या कर दिया। तीनों जेल में हैं, याद कीजिए, तीनों जेल में हैं। और इन तीनों ने मिलाकर के आज तक अगर भारत में, इनकी तीनों की संपत्ति मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ लास्ट, इससे ज्यादा इनके पास नहीं हो सकता। और अगर आप इंसान हैं, आपके पास दिमाग है, गोबर नहीं भरा है, तो अकेले मोदी एंड मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, हर्षद मेहता से ले लो, चाहे पीछे तक ले लो, ये छोड़ दीजिए उसकी बात। नरेंद्र मोदी के सामने, नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोजेक्टेड ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, मोदीज एंड मोदी, इनके पास कई लाख करोड़ भारत का लूट करके इस देश से, नरेंद्र मोदी से मिल मिला करके बाहर जाके बसे हैं। 400 लाख करोड़ जो विदेशों में पैसा था, उसको अंडरग्राउंड करके 50-50 करके उनके ही नामों पे ट्रांसफर करके अंडरग्राउंड तरीके से भारत लाया जा रहा है। कैसे आप हो? और आप खुश हो जाते हो कि देश के माफिया, आप कैलकुलेट करके देखो मेरे दोस्त। मैंने कहा अगर ये तीनों माफिया 10,000 करोड़ लूट करके बनाए हैं, एक्सटॉर्शन करके, गोली दिखा, पिस्तौल दिखा के, पता नहीं क्या क्या करके, कुछ को मारे भी होंगे, चलो तीनों मिला करके 100 आदमी को मारे होंगे, मान लेता हूं। तीनों मिला करके 10,000 आदमियों को 10,000 करोड़ बना लिया है, ठीक है। वो माफिया है, जेल में है। अकेले अगर एक अकेले ललित मोदी इससे 100 गुना लूट कर भाग गया, अकेले एक मेहुल चौकसी, एक नीरव मोदी, अकेले बोल रहा हूं, एक नीरव मोदी पर भाग गया, वो माफिया नहीं है। और उनके लूट कर भागने के कारण ही भारत में आज गरीबी, बेरोजगारी, मुफलिसी या जो भी है भारत की तबाही, सब कुछ उनके लूट कर भाग जाने के कारण ही है। आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से क्या बिगड़ा है भारत का, बताइए। अगर आप कहेंगे अगर उन्होंने गोलियों से मार के, मरवा के 100 आदमी को मार दिया होगा, मेरे दोस्त लाखों लोग मर रहे हैं भारत में, शिक्षा के बगैर, स्वास्थ्य के बगैर, भूख से। और इन सब का कारण ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग हैं। अगर मुख्तार अंसारी, अहमद अजीज जो भी हैं, तीन नाम जो लेते हैं, उन्होंने अगर लूटपाट की होगी तो पैसे वालों से किया होगा। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा मेरे दोस्त कि ललित मोदी, मेहुल चौकसी, मोदी एंड मोदीज जो लूट किए हैं वो सीधे हमारा और आपका किए हैं, आम आदमी का किए हैं, गरीब का किए हैं, मजदूर का किए हैं, भिखारी का किए हैं, नौकरी पेशा लोगों का किए हैं। आपके पेंशन का पैसा, आपके अपना पेट काट काट करके जो बैंकों में रखा था वो पैसा लूट कर भागे हैं। माफिया कौन है मेरे दोस्त? या तो आप, मैं नहीं जानता, या तो आप समझते नहीं, या तो समझना नहीं चाहते। और इसके कारण, इन्हीं बातों के कारण किसी भी मीडिया में हिम्मत नहीं है जो मुझसे डिबेट कर सके।
और ऊपर से क्या किया जाता है, बिना किसी गलती के जेल पहुंचा दिया जाता है। भूलूंगा नहीं मैं। चाणक्य के वंशज का हूं। इनके लोग तो बनते हैं कि मैं चाणक्य जैसा हूं, चाणक्य की बुद्धि हमारे पास है, गोबर है। पता चलेगा इनको। हमारे 3 दिन जेल की कीमत, इनको आजीवन जेल में रहना पड़ेगा। देख रहा हूं मेरे दोस्त, मैं देख रहा हूं। और जब हद पार हो जाएगी तो सीधे राजनीति में मैं उतरूंगा, सीधे। आज यही बात मैं कहना चाहता था और कह रहा हूं आप सभी लोगों से, और हर आदमी तक, जितने दूर तक ये पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। मैं सीधे राजनीति में उतरूंगा, सीधी, और सीधी लड़ाई लड़ूंगा। और जब तक मेरी उम्र साथ देगी, इस देश को बचाकर रहूंगा। इस देश को इन माफियाओं से, इन मोदीज से, मोदीज माफियाओं से मुक्त कराकर रहूंगा। मेरे दोस्त, आप धैर्य रखिए। इनके क्या कहते हैं, जो ड्रामा कर रहे हैं ना, आपके सामने जो ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, उसमें सब पोल ही है, ओपिनियन कुछ नहीं है। और ओपिनियन पोल ये गोदी मीडिया इसलिए दिखा रही है कि अगर बीजेपी सीधे डकैती डाले तो इनको कहने का मौका रहे कि भाई ओपिनियन पोल तो ये था, और वही रिजल्ट आया है। ईवीएम already is manipulated, already is data has been loaded, 10% data is loaded in EVM with allies election commission। उसके बाद भी ये हार रहे हैं। अब इसके बाद अगर जीत की कोशिश करेंगे तो वही करेंगे, आप जानते हैं, जो इन्होंने बिहार में किया, लूट, सीधे जिसे लूट कहते हैं। और अगर आप समझते हैं कि यही राजनीति है, यही ठीक है, तो ठीक है। लेकिन एक राष्ट्रवादी होने के नाते, राष्ट्र के प्रति प्रेम होने के नाते चुप नहीं रहूंगा, बोलूंगा। और देख रहा हूं जब इसी तरह से बिकने वाले लोग, क्या कहते हैं, सोल्ड आउट, अगर इसी तरह से लोग रहेंगे, गोदी मीडिया इसी तरह से रहेगी, अगर ऐसा ही रहेगा तो डेफिनेटली, मैंने कसम लिया था कि कभी भी सीधी राजनीति में नहीं आऊंगा, नहीं करूंगा। एक दिन मैं सीधे राजनीति में उतरूंगा। क्या कर पाता हूं वो अलग बात है, लेकिन हद से ज्यादा हो रहा है। और मैं समझता हूं गोदी मीडिया को तो पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। पूरे भारत में इनको चलाने का लाइसेंस ही कैंसिल कर देना चाहिए। ये क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कि मुसलमानों से उनका वोटिंग राइट छीन लो। ये देश इनके बाप का है। मैं समझता, मैं कभी आपको मुख्तार अंसारी या इन लोगों के अतीत मतलब की बात करूंगा, शायद इनमें से कोई एक ऐसा है जो एक क्रांतिकारी खानदान से है। शायद मेरे ख्याल से मुख्तार अंसारी ही है, जिसके बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी हैं, गोलियां खाई हैं। ये अलग, मतलब अभी मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं ये साबित करूंगा आगे कि माफिया कौन है। उसकी स्टडी कर रहा हूं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहा हूं, आपको बताऊंगा कि माफिया कौन है। बता तो दिया, प्रूव करूंगा कि माफिया कौन है। अगर समझ सकते हैं तो आराम से समझ सकते हैं कि माफिया कौन है। मेरे दोस्त,
आप बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। मैं नहीं समझता था कि आज आप लोग चुनाव का टीवी पे देख रहे होंगे और आप हमसे इतनी संख्या में जुड़ेंगे। मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं और मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं आपको अपने हृदय की बात नहीं बता सकता कि मैं कितना खुश हूं कि इस पोजीशन में आज, जब सब लोग टीवी ऑन करके या किसी भी माध्यम से न्यूज देख रहे होंगे, आप मुझे सुन रहे हैं, यानी आपको मुझ पर भरोसा है। मेरे इस भरोसे को कायम करते हुए मैं इस भरोसे का वास्ता देकर आपसे अनुरोध करता हूं कि एक रिकॉर्ड कायम कर दो, इसको लोगों तक पहुंचा दो। चुनाव के बाद में यह कह रहा हूं, कल अब वोट हम पड़ने वाला अभी नहीं है, थोड़े दिन बाद कभी कहीं और किसी प्रदेश में वोट होगा, लेकिन इसको हर आदमी तक पहुंचा दो। देश के हित में, देश की रक्षा के लिए आप भी कुछ करो, कुछ बलिदान दो। अगर आपको भरोसा है तभी आप मुझसे जुड़ते हैं, आपको भरोसा है तभी आप मुझे सुनते हैं। उसके लिए मैं आप मुझे सुनते हैं इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे चाहते हैं इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि चाहे जिस भी माध्यम से हो, इस वीडियो को डाउन कर लो। जो भी पार्ट आपको सही लगे, जो लोगों के दिमाग में आसानी से घुस सके, उसको काटो और उसको अपने लाइव पे चलाओ, अपने यूट्यूब पे चलाओ। हमारा कोई लाइसेंस नहीं है, हम कोई प्रतिबंध नहीं, हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम अपनी बात की राइट्स नहीं अपने पास रखना चाहते मेरे दोस्त। हम कोई यूट्यूबर नहीं है जो यूट्यूब चलाते हैं उससे पैसा कमाते हैं। हम कोई सोशल मीडिया के ऐसे आदमी नहीं है जो हम पैसे के लिए बोलते हैं और अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं और उससे हम पैसा नहीं। आज भी हम मेहनत करके अपनी कमाई खाते हैं, हम ऐसा नहीं करते। इसलिए हम आपको अधिकार देते हैं कि चाहे जो भी माध्यम आपके पास है, देश के एक एक नागरिक तक इसे पहुंचाइए। लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई है, चुनाव ये खत्म हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। देश गुलामी की कगार पे है, देश यूक्रेन की तरह युद्ध की ओर एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की नीतियां डिजास्टर्स हैं जो किसी भी देश को कहीं भी खत्म कर सकती है। और इन नीतियों पर मैं चैलेंज करता हूं, इन नीतियों पर, ये गलत नीतियां हैं। मैं किसी भी मीडिया से डिबेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन गोदी मीडिया में हिम्मत नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, आप कितनी अपने देश, अपने राष्ट्र हित में, अपने देश के हित में आप मेरी मदद कर